रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने एक बिल पास करा जिसे कहते हैं द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025। और अब ये राष्ट्रपति के पास गया है उनके असेंट के लिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो वर्ड है लेडिंग, इसका क्या मतलब होता है। आप यहाँ पे एक शिप देख रहे होंगे और इस शिप में आपको दिख रहा होगा कि काफी सारा सामान जो है लोडेड है। अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन जो होते हैं अपना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस होती है जिसमें सामान को शिप के ऊपर लोड किया जाता है, ऐसे इसे लेडिंग बोलते हैं। यानी कि हमें समझ आ गया कि ये जो बिल है द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल, ये कहीं ना कहीं शिप, सी, ट्रेड, कार्गो, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो हमने ये समझा कि जो द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025 है, ये हमारे ट्रेड और हमारे कोस्टल शिपिंग से जुड़ा हुआ है। ये जो बिल है 2025 का, ये एक्चुअल में एक पुराने कानून को रिप्लेस करता है जिसे हम कहते हैं द इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट 1856। जब अंग्रेज भारत में थे, उन्होंने ये लैडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ये लैडिंग को रेगुलेट करने के लिए, शिप में जो सामान चढ़ाया जाता है उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक कानून पास करा था। लेकिन अब भारत सरकार को लगा कि ये जो कानून है ये पुराना हो चुका है। इसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स अकर होते हैं, बिजनेसमैन में आपस में लड़ाइयां होती हैं। तो हमें इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए और इसलिए ये 2025 में एक नया कानून लाया गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि ये बिल बोलता क्या है, इसमें क्या हमारा फायदा है और सरकार ने बिजनेसमैन के लिए क्या चीजें आसान करने की बात करी है। लेकिन सबसे पहले एक डायग्राम की मदद से मैं आपको यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा बिल है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। देखिए, ये जो पूरा बिल है इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आता है एक शिपर। शिपर वो व्यक्ति होता है जो अपना सामान भेजना चाहता है। कि लेटर से ये कोई एक्सपोर्टर है जो इंडिया से अपना सामान यूके भेजना चाहता है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि इंडिया से यूके हम ये सामान भेजना चाहते हैं। ये हमारा एक्सपोर्टर हो गया, लेटर से बॉम्बे में बैठा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शिपर। शिपर वो व्यक्ति है जो अपना सामान भेज रहा है। फिर होता है एक कैरियर। कैरियर यानी कि शिप वाली कंपनी जो सामान लेके जाती है। तो सबसे पहले कौन आ गया, शिपर आ गया जिसको सामान भेजना है। फिर आ गया कैरियर जो सामान लेके जाएगा। और फिर आता है कंसाइनी। कंसाइनी कंसाइनी वो व्यक्ति होता है जो ये सामान को रिसीव करेगा, जिसके लिए ये सामान भेजा जा रहा है। तो अब मैं ये मानता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सपोर्टर ने और इस कंसाइनी ने आपस में फोन पे बात करी कि मेरे को इतने आईफोन चाहिए, जरा फटाफट से मैन्युफैक्चर करके भेज दो। इसने बोला कि ठीक है, मैं आपको आईफोन मैन्युफैक्चर करके भेज रहा हूं, शिप के थ्रू भेज दूंगा। अब क्या हुआ, थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। बेसिक बिजनेस अगर आप समझते हैं तो आपको पता होगा कि जब ये वाली पार्टी इसको ऑर्डर प्लेस करेगी, जब ये व्यक्ति इसको ऑर्डर देगा तो कुछ पेमेंट भी करेगा। जो भी सामान ये भेजेगा यूके, इसको पेमेंट भी मिलेगी। अब सपोज करिए इसने बोला मैं आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। जैसे ही इसने पैसे ट्रांसफर करे इसको, इसने यहां से सामान निकाल दिया और बोला कि मैंने आपके आईफोन जो हैं वो शिप के जरिए भेज दिए हैं। इस तरह से एक बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो गई। इस आदमी ने जो पैसे दिए थे वो ट्रस्ट करके दिए थे, विश्वास करके दिए थे कि अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो ये जरूर से शिप में सामान लोड करेगा और ये शिप मेरे पास सामान ले आएगा। अब क्या हुआ कि जब इसके पास पैसे आ गए, इसने शिप वाली कंपनी को कांटेक्ट करा कि एक बड़ा पार्सल है, जरा फटाफट अपना लड़का भेजो, मैं आपको बॉक्स बना के दे दूंगा, अपने शिप में लोड करवा के उसे भेज देना। ये शिप वाली कंपनी इस बिजनेसमैन के पास गई। इस बिजनेसमैन ने इसको आईफोन का डब्बा दे दिया जो इसने मांगे थे। और पलटे में शिप वाली कंपनी जो है एक बिल बना के देगी जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। अच्छा, बेसिकली आपने कभी जीवन में कुरियर करा होगा, भारतीय डाक में जाके चिट्ठी भेजी होगी, डीटीडीसी, ये आपका ब्लू डार्ट वगैरह, ये डीएचएल वगैरह, डीएचएफएल, इससे आपने कुरियर करा होगा।
तो जब आप वहां पे सामान देते हो तो वो पलटे में आपको एक स्लिप देते हैं, एक पर्ची देते हैं। बिल ऑफ लैडिंग वही है बड़े लेवल पे, कि जब इसने अपना सामान शिप में लोड करवा दिया तो शिप वाली कंपनी क्या कर रही है, इसको एक पर्ची पे, एक पेपर पे, एक कागज पे लिख के दे रही है कि इन्होंने हमारे पास ये सामान दिया है, इस क्वालिटी का सामान है, इतना उसका वेट है, और हमें उसे कहां पहुंचाना है। यानी कि बिल ऑफ लैडिंग जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि क्या सामान है उस डब्बे के अंदर, कितनी क्वांटिटी में है, और कहां पे उसे ले जाना है। इस तरीके से ये शिप की कंपनी पूरा सब कुछ लिख के एक पेपर पे इस व्यक्ति को दे देगी, जिसे हम कहेंगे बिल ऑफ लैडिंग। क्वेश्चन उठता है कि ये जो बिल ऑफ लैडिंग इस बिजनेसमैन को दिया जा रहा है, इसका बेनिफिट क्या है। यहां पे 3 लोगों के राइट्स इन्वॉल्व हैं, ध्यान से समझना। ये जो बिल ऑफ लैडिंग है इसमें 3 लोगों के राइट्स इन्वॉल्व हैं, एक शिपर के, दूसरे कैरियर के, तीसरे कंसाइनी के। मान लीजिए कल को शिप की कंपनी कह दे कि इन्होंने तो हमें कोई सामान ही नहीं दिया, इसके ऊपर इल्जाम लगा दें कि इसने तो हमें कोई सामान ही नहीं दिया, तो इसके पास एक बिल ऑफ लैडिंग है कोर्ट में दिखाने को कि देखो इन्होंने मेरे को खुद साइन करके लिख के दिया है कि ये मेरे इतना आईफोन लेके गए हैं। अब ये बिजनेसमैन क्या करेगा, जब इसने सारे पैसे यहां से ले लिए, ये बिल ऑफ लैडिंग इसे भेज देगा कि देखो मैंने आपका सामान निकाल दिया है, शिप की कंपनी ने मेरे को ये पेपर दिया है, बिल ऑफ लैडिंग दिया है, इसका मतलब आपने मेरे को ईमानदारी से पैसे दिए, मैंने ईमानदारी से सारा सामान यहां से निकाल दिया, ये रहा बिल ऑफ लैडिंग। मान लीजिए शिप की कंपनी घोटाला कर गई, शिप की कंपनी ने देखा कि बहुत सारे आईफोन है, मैं इसे चुरा लेता हूं, और इस तक जिसने इंपोर्ट करा सामान उस तक सामान ही नहीं पहुंचा, तो अब ये बिल ऑफ लैडिंग का यूज करके शिपिंग कंपनी के ऊपर केस कर सकता है कि देखो जिससे मैंने सामान लिया था उसके पास बिल ऑफ लैडिंग है, शिपिंग कंपनी ने उसे सबूत दिया है कि हाँ सामान निकला है, इतने आईफोन निकले हैं, इतने रुपए का माल निकला है, इस तारीख को निकला है। तो अगर शिपिंग कंपनी चोरी करने की कोशिश करती है तो ये जो इंपोर्टर है जिसने सामान मंगाया था, ये बिल ऑफ लैडिंग का यूज करके शिपिंग कंपनी के ऊपर केस कर सकता है कि देखिए इन्होंने मेरा सामान चोरी कर लिया है। इट मींस ये जो बिल ऑफ लैडिंग है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंसाइनी को राइट्स देता है विद रिगार्ड्स टू द गुड्स एंड प्रॉपर्टी कंटेन्ड इन द बिल। कि मतलब अगर मैंने इंडिया से कोई सामान मंगवाया और मेरे तक सामान पहुंचा ही नहीं, तो मैं बिल ऑफ लैडिंग का इस्तेमाल करके कोर्ट में केस डाल के शिप कंपनी के ऊपर फ्रॉड का केस लगा के अपने पैसे वसूल कर सकता हूं। ऐसा मेरे को लीगल राइट मिलता है बिल ऑफ लैडिंग से। मतलब कि जो बिल ऑफ लैडिंग है वो एक तरीके से सबूत है कि शिपिंग कंपनी के शिप के अंदर सामान आ चुका है, यहां से सामान निकल चुका है, और अब सामान यहां पे पहुंचने वाला है। यानी कि आप ये समझिए कि जो बिल ऑफ लैडिंग है ये जो सामान भेज रहा है एक्सपोर्टर उसके भी राइट्स इंश्योर करता है, शिपिंग कंपनी को भी रेगुलेट करता है, और जो सामान इंपोर्ट कर रहा है उसके भी राइट्स की रक्षा करता है। नाउ एक सिनारियो और कंसिडर करते हैं जो ये बिल ऑफ लैडिंग 2025 में कवर्ड है। मान लीजिए जो सामान मंगा रहा है इसने पूरे पैसे नहीं भेजे, इसने सिर्फ 70% पैसे भेजे। सपोज करिए जो सामान मंगा रहा है इसने सिर्फ 70% पैसे भेजे, कह रहा है 30% ना जब आप मेरे को बिल ऑफ लैडिंग की फोटो भेज दोगे, जब मेरे को यकीन हो जाएगा कि आपने सामान निकाल दिया, उसके बाद मैं आपको 30% पेमेंट कर दूंगा। बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है कि जब बड़े लेवल पे बिजनेस होता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होती हैं कंपनीज की, कि वो कहेगा कि मैं आपको 100% पैसे पहले नहीं दे रहा, आप पहले 70% पैसे ले लो, सामान निकाल दो, बिल ऑफ लैडिंग भेज दो, बचे हुए 30% मैं आपको भेज दूंगा। अब एक सिनारियो सरकार ने क्या बोला पार्लियामेंट में कि मान लीजिए हमारा जो एक्सपोर्टर है, हमारा जो बिजनेसमैन है, उसने सामान निकाल दिया, लेकिन ये जो इंपोर्टर है इसने बची हुई पेमेंट नहीं करी, इसने पेमेंट में फ्रॉड कर दिया। समझना, एक केस कवर हो रहा है कि शिपिंग कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, तो ये जो इंपोर्टर है ये उसके ऊपर केस कर सकता है कि ये रहा बिल ऑफ लैडिंग, इन्होंने सामान लिया था लेकिन पहुंचाया नहीं। दूसरा फ्रॉड का केस क्या बनता है कि इसने पूरे पैसे ही नहीं दिए, इस बेचारे ने पूरा सामान निकाल दिया यहां से लेकिन इसने पैसे ही नहीं दिए। ऐसे केस में क्या होगा, सरकार ने एक राइट दिया है एक्सपोर्टर को कि अगर आपकी पूरी पेमेंट नहीं आती तो आपके पास राइट है कि आप शिप को ऑर्डर करके बीच में ही अपना सामान रुकवा सकते हो। कि मतलब इसने सामान निकाल दिया, जैसी बात हुई,
और वादे के तहत इसने पैसे नहीं भेजे, तो अब ये जो एक्सपोर्टर है ये कहेगा कि मेरे को पैसे नहीं मिले, आप मेरा सामान बीच में रोक दो, उधर पोर्ट पे यूके में डिलीवर मत करना, अलाउड है। यानी कि ये जो सेलर है इसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने इसे बोला कि अगर आपकी पूरी पेमेंट नहीं आती तो आप शिपमेंट को बीच में ही रोक सकते हो। ऑल्सो यहां पे जो शिपमेंट कंपनी है उसके भी राइट्स की रक्षा करी गई है। ऑब्वियस ही बात है, शिप वाली कंपनी फ्री में तो सामान भेजेगी नहीं। अगर शिप वाली कंपनी की फीस प्रॉपरली नहीं दी गई कि ये जो एक्सपोर्टर है इसने बोला कि हाँ तुम सामान तो पहुंचाओ, मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा, अगर ये एक्सपोर्टर शिप कंपनी की फीस टाइम पे नहीं देता, इनके पैसे टाइम पे नहीं देता, तो ये शिप वाली कंपनी बिल ऑफ लेडिंग यूज करके कोर्ट में केस कर सकती है कि देखिए इतना सामान मैं इनका लेके गया था फिर भी इन्होंने मेरी फीस नहीं दी। कुल मिला के बात ये बनती है कि जो बिल ऑफ लेडिंग है ये तीन लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट कर रहा है, इंपोर्टर के, एक्सपोर्टर के और शिपिंग कंपनी के। अलग अलग केसेस मैंने आपको बताया कि कैसे इन तीनों के राइट्स यहां पे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो शिप्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे रुकते रुकाते जाते हैं, कि जैसे इंडिया से निकला, बीच में थोड़ी देर आबू धाबी या दुबई रुक जाएगा, फिर उसके बाद आगे गया थोड़ी देर कीनिया रुक जाएगा, और फिर उसके बाद थोड़ी और आगे गया तो अफ्रीका में कहीं और रुक जाएगा, फिर यूके जाएगा। बिल ऑफ लेडिंग कहता है कि अगर शिप कहीं पे रुकते रुकाते जा रहा है ये उसका राइट है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि शिप लगातार इंडिया से निकल के यूके पहुंचेगा, इंडिया से निकल के अमेरिका पहुंचेगा। अगर शिप बीच में ट्रांजिट में कहीं रुकना चाहता है तो वो रुक सकता है। ये जो वर्ड होता है ट्रांजिट, इसका मतलब होता है कि रास्ते में अगर कहीं रुकना चाहता है, कहीं हॉल्ट लेना चाहता है तो ले सकता है। आपने देखा होगा ना कि फ्लाइट्स भी हॉल्ट लेती हैं, कि अगर आप लेटर से दिल्ली से केरला जा रहे हो तो वो कहता है कि फ्लाइट अभी बीच में बैंगलोर में हॉल्ट लेगी, इस तरीके से। तो बिल्कुल वैसे ही शिप अगर चाहे तो रास्ते में हॉल्ट ले सकता है। ऑल्सो जो हमारे इंपोर्टर हैं इनके राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे, मैंने आपको बता दिया। यानी कि जो तीनों पार्टीज हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, कि इनको सबूत मिल गया कि मैंने सारा गुड्स भेज दिए, इनके पास बिल ऑफ लेडिंग आ गया, अगर सामान नहीं पहुंचा तो कोर्ट जा सकते हैं। ये शिप को अगर फीस नहीं मिली तो ये कोर्ट जा सकता है कि देखो ये रहा बिल ऑफ लेडिंग, इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। या फिर अगर शिप वाली कंपनी ने इनका सामान ही नहीं डिलीवर करा तो ये केस कर सकते हैं। यानी कि बिल ऑफ लेडिंग की सबसे खास बात यह है कि सरकार ने एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और शिपिंग कंपनी तीनों के ही राइट्स को यहां पे सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। जब राज्यसभा में इस बिल को लेकर डिबेट हो रही थी तो सरकार ने बोला कि ये जो 1856 का बिल है हम इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे, लैंग्वेज आसान कर रहे हैं जिससे कि जो केसेस हैं वो कम हो, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कम हो, और जो ये लीगल डिस्प्यूट होती है, लिटिगेशन होती है, ये भी कम हो। यानी कि सरकार ने बोला कि हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो नंबर ऑफ केसेस कम करना है, नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स कम करना है, कि अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे इजीली रिजॉल्व किया जा सके, हमारी यहां पे ये कोशिश रहेगी। राइट। ऑल्सो ये जो पूरा नया बिल है 2025 का, ये ओवरऑल बिल की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है, और पावर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे, केंद्र की सरकार जब चाहे, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जब चाहे डायरेक्टिव इशू कर सकती है इस बिल के इंप्लीमेंटेशन के लिए, इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकती है इस बिल के इंप्लीमेंट करने के लिए। कि अगर सरकार को लग रहा है कि कहीं पे बिल ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सरकार को लग रहा है कि ठीक से कहीं पे गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है इसके अंदर अपनी डायरेक्शंस इशू करके इस बिल को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करवा सकती है। जो 1856 का बिल था उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्शंस इशू करने की पावर नहीं थी। ये जो नया बिल लाया गया है 2025 का, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को पावर दी है कि हम, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे बिल ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हम इस बिल के इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं वो इशू कर सकते हैं। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ये बिल GS2 और GS3 में कोट किया जा सकता है एग्जांपल की तरह। अगर GS3 में आपसे पूछ रहा था कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या कर रही है, तो आप ये बिल का मेंशन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरकार अपनी शिपिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रही है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरकार हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, तो आप ये बिल कोट कर सकते हैं। GS पेपर 2 में अगर आपसे पूछा जाता है कि सरकार पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए क्या कर रही है, लिटिगेशन को कम करने के लिए क्या कर रही है, केसेस को GS पेपर 2 क्वालिटी में
फटाफट से सॉल्व करने के लिए क्या कर रही है? तो आप कह सकते हैं कि पुराने कानूनों को हटा के नए कानूनों को लाया जा रहा है, जिससे कि लैंग्वेज सिंप्लीफाई हो, बिजनेसमैन के बीच में कंफ्लिक्ट कम से कम हो, और हमारे कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो कम रहे। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में इसको आप अलग अलग जगह पे कोट कर सकते हैं। सीसैट का पॉलिटी का और आईआर का बेसिक फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सीसैट, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी, और प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआर के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।